गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि इस YouTube के माध्यम से जो आपको वीडियो 4 यानी जो लेक्चर 4 दिया गया है उसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर ऐसा नहीं है यानी अगर आप लेक्चर 4 कंप्लीट नहीं किए और इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप लेक्चर 4 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखने में मजा आएगा। तो लेक्चर 4 में हम लोग क्या किए हैं, तो लेक्चर 4 में हम लोग गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसमें हमने बताया था आपको कि कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं, अगला वीडियो लेके हम आ गए आपके पास। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में दोनों मीडियम को साथ लेके चल रहे हैं, यानी चूंकि न्यूमेरिकल्स है तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो दोनों का सेम होगा, इसलिए थोड़ा सा कष्ट करके दोनों एक साथ हम कर दिए हैं। तो ये जो इंग्लिश मीडियम है और जो हिंदी मीडियम है ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे बोर्ड आपका कुछ भी हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, जो भी आपका बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये वैलिड है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आज इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा? If 10 microcoulomb charge is kept just 5 centimeter above from center of a square of side 10 centimeter, then find electric flux linked through a square। यही क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वर्ग है और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। जैसे ये वर्ग है, हॉरिजेंटल बना रहे हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब चाहो तो देखो ये एक्चुअली हम ऐसे बनाए, हॉरिजेंटल बनाने की कोशिश किए हैं और कर है किसकी साइड ऐसे स्क्वायर, तो आप कहोगे कि सर ऐसे होता जी, बिल्कुल। तो ये आपका वर्टिकल स्क्वायर हो गया, यानी बोर्ड सरफेस पे हो गया। और इसको थोड़ा सा ऐसे कोशिश की है आपको बताने के लिए। और इसकी जो साइड है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों साइड 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इसके सेंटर से ठीक कितना ऊंचाई पर, इसके सेंटर से कह रहा है ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर से यानी यहाँ पे कितना चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम चार्ज है। और जो ये ऊंचाई है ना ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटर O मान लिया हम, कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बताइए। तो बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर फ्लक्स के लिए हम यूज करते क्या, फाई बराबर EA cos थीटा, फाई इक्वल टू EA cos थीटा, तो उसके लिए थीटा चाहिए, एरिया चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट पे, तब ना। और अगर गॉस थ्योरम पे जाते हैं तो गॉस थ्योरम कहते हैं कि जाओ आप बंद शेप लेके आइए, क्लोज शेप के लिए वैलिड है, 3D क्लोज शेप के लिए वैलिड है, और ये 2D ओपन है। तो अगर गॉस साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि क्लोज सरफेस लेके आइए। अगर ये cos थीटा के पास जाते हैं तो कहता है कि इंटेंसिटी यहाँ पे लेके आइए, एंगल लेके आइए, एरिया लेकर आइए, तो प्रॉब्लम है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम से ही। अब क्या है कि यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम क्लोज करेंगे, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा बने रहिएगा। जैसे अभी रफ हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है, ऐसे रेक्टेंगल साइज है, लेकिन हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं। अब इस पे यहाँ पे कोई चार्ज है, ऐसे इस तरह से कोई चार्ज है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको बंद करें तो क्या करेंगे, एक साइड यहाँ से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, और एक इधर से लेंगे, और एक ऊपर से। यानी जैसे मान लो कि आप अपने घर के छत पे खड़े हो और आपको मतलब बंद करना है, तो बंद करना होगा तो साइड से 4 दीवार उठाना पड़ेगा और एक छत, तो कुल कितने सरफेस हो गए, 6।
तो एक है यहाँ पे, अगर 5 सरफेस और ले ले, 5 स्क्वायर और ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्यूब बना देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सिमेट्री शेप से क्लोज कर लेंगे। कैसे शेप से, सिमेट्री शेप से क्लोज कर लेंगे पहले उसको। नीचे दिख रहा है भाई, चलो थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्यूब हो गया ना क्यूब। देखो तो एकदम आराम से क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, क्यूब। अब जो चार्ज आपका 10 माइक्रोकूलम है वह अंदर आ गया। कहां चला गया, अंदर चला गया। तो अब ये जो है ये क्या हो गया, ये बंद आकृति हो गया। ये क्लोज सरफेस ले लिए, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस हो गया। और ये क्या था, ओपन था। तो बंद आकृति के लिए गॉस पर में आपका यूज होता है। तो अब यहां पे लिखेंगे कुछ दिया गया है, गिवन दैट, गिवन दैट फाई बराबर, सॉरी इसका साइड कितना दिया है, तो साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लेते हो, यानी 1 × 10⁻⁻1 मीटर। और हाइट दिया है, मतलब ये ऊंचाई जो दिया है, दूरी जिसको r बोल सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। इतना स्पष्ट है। अब कह रहा है कि कितना चार्ज है, Q का जो वैल्यू है वह है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। अब हमको चाहिए, पहले घन के लिए निकालते हैं। घन, घन मतलब क्यूब के लिए, क्यूब के लिए विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चूंकि घन के लिए विद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना। तो ये तो पूरे घन के लिए हुआ ना। तो पूरे घन मतलब कितना, ये कितने हुआ, ये 6 वर्ग के लिए हुआ। ये जो फॉर्मूला आया फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए, क्यूब के लिए, मतलब इस घन के लिए है, इस घन के लिए, पूरे क्यूब के लिए। तो क्यूब में कितने स्क्वायर होते हैं, 6। तो पूरे क्यूब के कहने का मतलब है कि ये किसके लिए, 6 स्क्वायर के लिए, मतलब 6 वर्ग के लिए। और हमको कितना चाहिए, इसलिए एक वर्ग से होकर विद्युत फ्लक्स, एक वर्ग से होकर विद्युत फ्लक्स, हमको तो चाहिए एक वर्ग से होकर विद्युत फ्लक्स, एक वर्ग से चाहिए ना। तो एक वर्ग से क्या होगा, छठा भाग मिलेगा। तो यहां लिख देंगे फाई 1/6 इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन 6 हो जाएगा, यानी फाई का मान है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू का भी वैल्यू दिया ना क्यू का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है, तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा फाई 1/6 समझ रहे क्यों लिखे हैं, क्योंकि पूरे घन के लिए ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और हमको चाहिए एक वर्ग के लिए। तो घन में कितने वर्ग होते हैं, 6, और विद्युत फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। तो ये साधारण बीजगणितीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो जब पूरा के लिए निकल गया, मतलब पूरा मतलब कितना, 6 वर्ग, तो एक वर्ग के लिए। अब जैसे 6 आम का दाम पता हो तो एक आम का दाम नहीं बता सकते हम लोग, तो उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6
अब भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12। ठीक है भाई, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 1/6 इजिकल टू, तो देखो 10/6 भागा इतना करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 10⁶। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.188। ठीक है, इतना हो जाएगा। 10/6 भागा इतना करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो नहीं आता है तो आप अपने से आंसर सुधार करके लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा 5 1/6 इजिकल टू 1.88 इंटू 10⁵, और यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आप चाहो तो लिख सकते हो वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वर्मा साहब कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है गॉस लॉ का, पेज नंबर 144 141 है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट डिस्टेंस a/2 एबव द सेंटर ऑफ हॉरिजेंटल स्क्वायर। कह रहा है ये हॉरिजेंटल स्क्वायर है, कैसा है, हॉरिजेंटल स्क्वायर है, और इसके सेंटर से, मतलब अगर ये सेंटर है तो इसके सेंटर से कितना दूरी पे कर रहा है, a/2, ये जो डिस्टेंस है a/2। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, और सरफेस ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट डिस्टेंस a/2 एबव द सेंटर ऑफ हॉरिजेंटल स्क्वायर सरफेस ऑफ एज ए, और इसका जो एज है मतलब साइड है वह ए है, एज शोन इन फिगर, फिगर के अनुसार, और यही फिगर दिया हुआ था। तो कह रहे फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो क्यू है वह कैपिटल क्यू दिया है, और ये जो डिस्टेंस है आर का मान यह a/2, और जो साइड है वह ए ही दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आप बताइए, हमको यही बताना है। तो पहले आप ये बताइए कि ये कैसा सिस्टम है, ओपन है, ओपन सरफेस, और ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम का यूज होता नहीं है। तो पहले इसको हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करने के लिए कितना चाहिए, 6² चाहिए। चलो 6² ले लेते हैं। ये आपका 6² से मिलकर एक क्यूब बन गया। क्यूब में कितने स्क्वायर होते हैं, 6² होते हैं। ठीक है, 6² से क्यूब बन गया। इसकी भी जो साइड होगी वह ए ही होगी, और जो अब जो चार्ज था आपका कैपिटल क्यू वो अंदर हो गया, इस तरह से पैक हो गया। तो अब हम इसके लिए तो निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां पर निकाल रहे हैं हम। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्यूब का मतलब है कि 6²। तो अब हमने क्या किया, अब घन मतलब 6 वर्ग, घन कोष्ठ में क्या कर सकते हैं आप, 6 वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। घन क्यूब मतलब क्या होता है, घन मतलब 6² से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो फाई बराबर होता है क्लोज चार्ज इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो यहां पे इनक्लोज चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कितने से है, 6² से, और हमको कितना चाहिए, 1² से। तो अतः कितने, 1² से। अतः इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1², अतः 1² से मतलब 1 वर्ग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा।
तो 1 से कितना हो जाएगा, मान लो फाइव डैश मान ले, या फाइव 1/6 मान सकते हैं, ऐसे फाइव डैश भी मान सकते हैं। फाइव डैश का मतलब क्या है, फाइव 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, 5/6। अब 5 डैश का वैल्यू हो जाएगा, इससे मत घबराइएगा, 5 डैश लिखो चाहे ये लिखो, मतलब पूरे को अगर 5 माने तो 1/6 भाग निकाल रहे हैं। तो 5 का वैल्यू कितना था, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई इंटू कितना हो गया 6, तो यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर जो भी चार्ज वैल्यू देगा उतना में 6 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। है ना मजेदार? अगर आप बोर्ड में हैं, अभी अगर सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एस.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है। एस.सी. वर्मा इससे आपका जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। क्वेश्चन है और लिखना बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा हमको, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन को समझिए आप। कह रहा है ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस एट सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमी सरफेस। मतलब एक ये इमेजिनरी हेमी स्फेरिकल सरफेस है। ये कैसा है, हेमी स्फेरिकल सरफेस, हेमी स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यूजिंग सिमेट्री अरेंजमेंट एंड द गॉस लॉ। तो कह रहा है कि सिमेट्री लॉ को यूज करना है, सिमेट्री और गॉस लॉ को यूज करना है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर में चार्ज दिखाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल Q चार्ज है, हेमीस्फीयर है। ठीक है, हेमीस्फीयर का मतलब ये क्या है, अर्धगोला है, इमेजिनरी अर्धगोला है, और यहाँ पे एक चार्ज है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, आपको पता है ना कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, तो इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा। नहीं समझे? और फिगर थोड़ा सा रफ हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे हैं। देखो जैसे इसकी वजह से इधर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कह रहा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये भी ओपन सिस्टम हो गया ना। यहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया है, Q का वैल्यू दिया है कैपिटल Q, हेमीस्फीयर है और कुछ नहीं दिया है। तो अगर इस तरह से ये दिया हुआ है, सिंपल समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये एक अर्धगोला है, ठीक है, हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, और इसके इस पोजीशन पे चार्ज दिया गया है कैपिटल Q। कितना चार्ज यहां पे दिया गया है, कैपिटल Q। ये देख रहे हैं ना, यहां पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, और कह रहा है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। तो ये ओपन है, ये जानते हो कैसे, कटोरा की तरह। कटोरा देखे ना हम लोग, कटोरा की तरह है। आप कटोरा पे मान लीजिए ऐसे आप एक प्लास्टिक से पैक कर दो या कागज से, ठीक है, और उसके ऊपर मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो तो ओपन हो गया ना। क्या हो गया, ओपन। तो कह रहा है उसकी वजह से फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स सिंपली हम निकाल सकते हैं, अगर वो क्लोज होता तो एक ऊपर से और आधा कटोरा रख दे तो वो पैक हो जाएगा। तो इस पे हम क्या करेंगे कि ऊपर से एक और कटोरा रख देंगे, इस पे ऊपर से हम एक और कटोरा रख देंगे, और जो भी एक और कटोरा रखेंगे ये पैक हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो आधा आधा स्फीयर से जुड़ के एक पूरा स्फीयर बन गया। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हम पहले निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, थ्रू स्फीयर मतलब गोला से जुड़े विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किससे जुड़े, गोला से जुड़े विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई, और फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां बंद आवेश हो जाएगा कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
हो जाएगा ना। तो ये तो पूरे गोला की वजह से हुआ। तो पूरा गोला में कौ अर्धगोला लिए थे? 2 अर्धगोला नहीं, तो 2 अर्धगोला। गोला मतलब कितना? 2 अर्धगोला। यहाँ पे एक जो गोला है, एक गोला मतलब एक स्फीयर कितना है? 2 अर्धगोला से मिलकर बना है, ऐसे समझिए। ये 2 अर्धगोला से मिलकर बना है ना, तो हम निकाल रहे हैं इसलिए एक अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर, इसलिए एक अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर से गुजरने वाला या फिर जुड़ा हुआ लिख सकते हैं, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? यहां फाई डैश कर दे रहे हैं। तो 2 अर्धगोला से इतना हुआ, तो एक अर्धगोला से कितना हो जाएगा? पहले वाले क्या था? फाई बाई 2। तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया। फाई का वैल्यू कितना है? कैपिटल क्यू और बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि फाई का है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2। समझ गए? तो अब जो भी चार्ज वैल्यू होता है वहां से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पूरे लैंग्वेज को हमने लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्र में विद्युत क्षेत्र का घटक E बराबर के रूट एक्स आई कैप है। मतलब जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दिया है वह एक्स एक्सिस में दिया है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से एक्स एक्सिस की ओर है, और इसका वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे है E इजिकल टू कितना है? E जो है EX बोल सकते हो आप, के रूट एक्स आई कैप। ठीक है, फिर कह रहा है जहां K का मान जो है कितना है? यहाँ पे K का मान दिया हुआ है 800 न्यूटन प्रति कूलम्ब मीटर, अब पूरा का पावर है 1/2। तो चित्र में विद्युत क्षेत्र का घटक दिया हुआ है E बराबर के रूट एक्स आई कैप, जहाँ K का मान इतना है। तो इस घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और घन के अंदर आवेश कितना है ये हमको बतलाना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। इन फिगर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E इजिकल टू के रूट एक्स आई कैप वेयर के इजिकल टू इतना, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब और चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो ऐसे पास कर रहा है, किधर? एक्स एक्सिस की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो E है ये डिपेंड कर रहा है x पर, ये x के फंक्शन के फॉर्म में। तो पहले आप ये बताओ कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये 3D शेप है, तो इसकी वजह से हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो इसमें कुल कितने फेस है? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सिर्फ 2 ही फेस की वजह से होगा। कौन? जो इसके सामने पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर इसके वजह से हम निकाले तो इसका तो एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जो उधर है उसका बाहर इधर, समझ रहे ना, पृष्ठ पे लंबवत होता है, तो सिर्फ 2 ही की वजह से होगा। एक इसका, तो इसका एरिया वेक्टर अगर हम कहें, मान लो इसको फर्स्ट साइड मान लेते हैं, तो इधर होगा A1, इधर होगा, और फील्ड उधर जा रहा है। और अगर एक फेस का है तो एक इसके वजह से होगा, 2 ही की वजह से यहाँ पर फ्लक्स होगा, बाकी 4 साइड के वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह किधर है? एक्स के लॉन्ग है। तो एक बार इस एरिया की वजह से निकालना है, ये एरिया जो है, एक बार इस एरिया की वजह से निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक बार इस एरिया की वजह से निकालना है। और दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? तो इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। देखो यहाँ पे, तो पहले हम निकाल देंगे इसके बाएं वाले फलक और फिर दाएं वाले फलक के लिए। ठीक है, तो पहले किसके लिए निकालें? अब बाएं फलक मतलब लेफ्ट
फेस, ठीक है, लेफ्ट फेस के कारण विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसके वजह से क्या लिख देते हैं, बाएं फलक का जो है इसके वजह से फ्लक्स हम φ1 लिख देते हैं। तो φ1 इजकल टू क्या हो जाएगा, A1 cos 180 डिग्री। cos 180 कैसे हो जाएगा, तो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है, एरिया वेक्टर अपोजिट है। तो जब हम एरिया कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, आपका कॉन्सेप्ट नंबर लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1 में एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो उसमें बोले थे कि 3D का 3D शेप के लिए एक ही एरिया वेक्टर होता है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इधर है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं φ1 इजिकल टू ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई यहां पर हो जाएगा के रूट एक्स। तो यहां एक्स का मान कितना हो जाएगा, इस फेस के लिए ए हो जाएगा। अच्छा चलो पहले लिख देते हैं रूट एक्स, और एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि इसका हर साइड ए है। तो फिर इंटू हो जाएगा -1, तो यहां φ1 का वैल्यू हो गया के, और फिर यहां पर हो जाएगा रूट ए आई इंटू ए स्क्वायर, यानी φ1 इजकल टू कितना हो गया, के का वैल्यू कितना है 800 और ए के पावर हो गया 5/2। समझ रहे कैसे 5/2, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट ए का मतलब क्या होता है, ए के पावर 1/2। नहीं समझे, चलो समझा देते हैं। यहाँ पे यहाँ पर कितना है, रूट ए है, रूट ए का मतलब क्या होता है, ए के पावर 1/2 और फिर है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो पावर जोड़ देंगे ना, तो जब पावर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800 इंटू ए के पावर 5/2। और ये जो फ्लक्स होगा ना, ये निगेटिव वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा, ये निगेटिव वैल्यू होगा। देखो छूट गया निगेटिव, क्योंकि cos 180 से मल्टीप्लाई है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये किससे हुआ, ये जो वैल्यू निकाले -800 ए के पावर 5/2, तो ये जो हुआ बाएं फलक के लिए हुआ। ऐसा एक और फलक है इसमें, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये x के लॉन्ग है, ये k का वैल्यू है। तो पहले हम इस फलक के लिए निकाले बाएं वाला, तो बाएं वाला का एरिया वेक्टर इधर है और दूरी कितना है, x का वैल्यू है, यही ना x है, ये x है, तो x का वैल्यू है a, तो x के जगह हमने लिख दिया a बराबर k रूट a, e का वैल्यू था k रूट x, तो हमने कर दिया k रूट a, और एरिया था तो स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर। तो इतना हो गया। अब निकाल देंगे दाएं के लिए, दाएं फलक के लिए, और अब किसके लिए निकालेंगे, दाएं फलक के लिए, तथा दाएं फलक मतलब क्या हो जाएगा, राइट फेस, ठीक है, के कारण विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चले आए, फिर प्रॉब्लम मत बोलने लगेगा कि सर अलग अलग कीजिए, ये मानसिक बीमारी है अलग अलग करने का, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को आराम से समझ में आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात मत बोलिएगा कि अलग अलग कर दीजिए, जहां पर हो सकता है एक साथ कर लेने में भलाई है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स होगा तो φ2 हो जाएगा, इसके लिए तो φ2 लिख देंगे, तो φ2 बराबर हो जाएगा A2 cos 0 डिग्री, क्योंकि जब इस फेस के लिए लेंगे तो जिधर एरिया है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो cos 0 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा E का मान था k रूट एक्स, एरिया हो जाएगा a स्क्वायर,
cos 0 का मान हो जाएगा +1, ठीक है। तो फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया, सबसे पहले k का वैल्यू रखते हैं, तो k का वैल्यू है 800। अब रूट x है, तो जब इस फेस के लिए निकालोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। x का वैल्यू कितना हो गया, 2a। ये जब इसके लिए a1 निकाले यहाँ पे e1, तो इसके लिए x का वैल्यू a था, लेकिन जब इस फेस के लिए निकालोगे तो यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, a और a 2a हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 2a हो गया। इस फेस के लिए जो दाएं वाला फेस है उसके लिए x का वैल्यू कितना हो गया, 2a। तो यहाँ हो जाएगा √2a i इंटू a स्क्वायर +1। तो ये हो गया 800 और √2। और फिर इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/2 i इंटू a स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया φ2 = 800 और √2, और इसको लिख सकते हैं a के पावर 5/2, ठीक है। तो अब दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गए, एक यहाँ पे φ1 है और यहाँ पे φ2 है। तो लिख दें अतः कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, विद्युत फ्लक्स स्केलर है, स्केलर है तो जोड़ दे, तो फाई बराबर हो जाएगा φ1 + φ2, φ1 + φ2 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे हम लिख सकते हैं 800 √2 a के पावर 5/2, और फिर हो जाएगा -800 a के पावर 5/2 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप कॉमन कर लो तो हो जाएगा 800 a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और इसमें बच जाएगा √2 -1। अब जो भी ये हो गया, अब यहाँ पे जो भी इसका साइड देगा, अगले मान लो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अब इसका एरिया का जो मान देता है, मतलब यहाँ पे स्मॉल a का मान, वर्ग का जो भुजा देता वो यहाँ पे रख देंगे तो आपका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा आप लोग, और एक बार फिर बोलेंगे कि बहाने नहीं, समाधान खोजिए। और थोड़ा बहुत अगर इसमें दोनों मीडियम को लेके चले तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक साथ लेके चला जा सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे, और नहीं पढ़ने वाले को तो प्रॉब्लम हमेशा होता है ना। 100 में अगर 100% स्टूडेंट है तो 100% पढ़ने वाले नहीं है। नहीं पढ़ने वाला क्या है ना कि उसके दिमाग में बस कीड़ा घूमता है, हिंदी लिख दिया, अंग्रेजी लिख दिए, दोनों एक साथ लिख दिया, हम इनको अलग अलग करवाएंगे, अलग अलग करवा करेंगे। तो वो लोग जो है वही लोग बोलते हैं कि एक साथ प्रॉब्लम होता है, नहीं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। साइंस अंग्रेजी में हो या हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइंस डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे, ये लैंग्वेज वाली चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो भी थोड़ा बहुत वर्ड का प्रॉब्लम रहा तो वो वहाँ पे हम बता दिए, जब क्वेश्चन लंबा था तो वो भी वहाँ पे लिख दिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को लेकर, यानी अगला टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।